हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी को राधे राधे, जय मां रहना वाली। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन आपके परसेंटेज में टाइप वाइज चल रहे हैं। 7 क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, 8वीं क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज विशेष जो क्वेश्चन होंगे वो रहेंगे आय व्यय पर आधारित। उससे क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो इसलिए मैं इसके कम से कम 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा आय व्यय पर आधारित। और आज जो टॉपिक चलने वाला है आज के वीडियो में वो आय और व्यय पर आधारित रहेगा, इसलिए हर क्वेश्चन को बड़े इत्मीनान से देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राधे राधे। आज का पहला क्वेश्चन लिया हमने, राम का व्यय, जय मां रहना वाली, जय गुरुदेव। राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है। चलिए देखिएगा। देखिए, एक तो पैटर्न है आपका एक्स वाला, लेकिन हम यहाँ एक्स वाला पैटर्न नहीं लगाएंगे, ठीक है। इस बात को तो सभी जानते हैं जो मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आय बराबर, अगर मैं कहूं आय है, किसी की आय 20,000 है, उसमें से कोई व्यक्ति कुछ रुपए खर्च करता है और बाकी के कुछ रुपए क्या करता है, बचत करता है। एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं, समझिए। जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति की आय 10,000 रुपये है, ठीक है साहब। 10,000 में से अगर वो 8,000 खर्च करता है तो कितने बचाता है, आप कहोगे 2,000। पहले एग्जाम्पल आप समझ लें तो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 10,000 उसकी इनकम में खर्च करता है 8,000, तो बचाता कितना है, 2,000। 8,000 2,000 कितना हो गया, 10,000। ये बात आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, बस इसी पे पूरा खेल खत्म होगा। आज के पूरे वीडियो जो आज के क्वेश्चन हैं 10-12 जो भी क्वेश्चन मिलेंगे इसी पैटर्न पे खत्म होंगे, बस देखते जाइएगा। राम का व्यय, व्यय क्या होता है, खर्च। व्यय क्या होता है, खर्च। खर्च को ही क्या बोल देते हैं, व्यय, ये बात ध्यान रखिएगा। और बचत, मतलब जो आपका व्यय है वो 3 के रेशियो में है और जो आपकी बचत है वो 2 के रेशियो में है। तो 3 और 2 आप कहोगे सब 5 हो गए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम अपनी सुविधा के अनुसार मानेंगे, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उसने कहा है कि उसकी आय में 10% की वृद्धि, 10% की क्या बात बोल रहा है, वृद्धि हो जाती है। अब 10% आय यह है 5 है, 5 का 10% निकालोगे तो प्रॉब्लम आएगी, ये बात समझ रहे हैं। तो हम अपनी तरफ से अलग कलर से हमने दे दिया जिससे कि आपको मालूम रहे, हमने अपनी तरफ से 2020 दे दिया। कोई प्रॉब्लम, आप कहोगे साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है। 300 200 500 और रेशियो निकालोगे तो 3-2 ही निकलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब उसने कहा, क्या कहा, आय में 10% की वृद्धि। आय में 10% की वृद्धि, तो 500 का जो 10% निकालोगे तो आपका निकलेगा 50। कितना निकलेगा, 50। सिर्फ मैंने जो 50 लिखा है, ये बात ध्यान रखिएगा, जो मैंने 50 लिखा है वो क्या लिखा है, केवल वृद्धि लिखा है। केवल क्या लिखा है, वृद्धि लिखा है। हालांकि ये आय जो है 550 हो जाएगी, लेकिन हमें केवल वृद्धि से ही लेना देना है, ठीक है। आप कहोगे सब 550 कब लिखेंगे, जब वर्तमान वाला कॉन्सेप्ट आएगा। अभी के आज के वीडियो में ही सवाल मिलेगा, धैर्य रखें। लेकिन जब बात करें केवल वृद्धि की, तो वृद्धि रखना है, क्योंकि एंड में वृद्धि का ही जिक्र कर रहा है, ठीक है, और वर्तमान का नहीं कर रहा है। तो 500 का 10% कितना हो गया, 50। ये बात खत्म हो गई। और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। व्यय मतलब खर्च, खर्च कितना बढ़ जाता है, 12%। और 12% आप निकालोगे तो बनेगा इसका 36। किसका, 300 का 12% निकालोगे तो बनेगा 36। किसी विद्यार्थी को समस्या है तो ऐसे कर लें, 300 का 12%, इस तरह से कर लें, बड़े प्यार से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 12 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा, आप कहोगे 36। जब 50 रुपए उसकी आय है, खर्च उसका 36 हो गया, तो 50 में से 36 गए तो उसने बचाया कितना होगा, आप कहोगे साहब 14। 14 और 36, 50 होना चाहिए। 300 200 500 हुआ है यहां, तो 36 और 14 50 होना चाहिए। ये बात से सब सहमत हैं, आप कहोगे यस सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है इसके साथ। अब उसने कहा उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है, उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है। तो जो हमारा जो 50 है, 36 है, 14 है, ये सब वृद्धि हैं, तो 14 की वृद्धि होती है बचत में, 14 की वृद्धि होती है बचत में। कितने की वृद्धि होती है, 14 की वृद्धि होती है बचत में। कितने की वृद्धि होती है, 14 की वृद्धि होती है, ठीक है। और 14 की वृद्धि किस पे हुई है, आप कहोगे साहब 200 पे। भाई 14 की वृद्धि किस पे हुई है, 200 पे, गुणा कितना, 100। अब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहां देखिए, वृद्धि कितनी हुई है, 50।
किस पर हुई है? आप कहोगे साहब 500 पर। 50 जो है 500 का 2 जीरो और कितना परसेंट? 10%। यस या नो? जब ये 10% हो सकता है, ऐसे ही 14 200 का कितना है? 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से कितने बार? 7 बार। 7% राइट आंसर। 7% राइट आंसर, ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूं सवाल बड़ा आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, ठीक है। वीडियो को पुश करके आप इस सवाल को बनाएं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल रहे हैं। जब आप वीडियो देखते हो तो वीडियो को रोक कर आप ये सवाल को इस पैटर्न पे बनाया करो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? देखिए, तो जब आय व्यय खर्च पर क्वेश्चन है तो मैंने आपको बताया क्या लिखना है? आय बराबर खर्च प्लस बचत। भैया जरूरी नहीं है कि आप बचत पहले नहीं लिख सकते, आप बचत प्लस खर्च लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों प्लस में, ठीक है। अब उसने क्या कहा है? अरविंद अपनी आय का, किसका? इनकम का 75% खर्च करता है। मतलब खर्च कितना करता है? आप बोलोगे साहब 75% खर्च करता है। जब 75 खर्च करता है तो आप बताओ बचाता कितना होगा? 100 में से 75 करता है तो आप कहोगे साहब 25 बचाता होगा, कोई प्रॉब्लम। 75 और 25 कितना हो गया? 100 हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उम्मीद करता हूं। एक बार दोबारा देख लें, अपनी आय का 75 खर्च कर रहा है तो बचाता कितना होगा? 25, क्योंकि कोई भी आय अपने आप में 100% होती है, ये बात आप समझ गए। जब 25 बचाता है तो उसकी आय कितनी होगी? आप कहोगे साहब 100 होगी, ठीक है। और शेष बचा लेता है, शेष कितना? 25 बचा लेता है। उसकी आय में 20% वृद्धि होती है। अब एंड में देखो प्रतिशत वृद्धि का जिक्र कर रहा है, एंड में देखो प्रतिशत वृद्धि का जिक्र कर रहा है, तो हमें केवल वृद्धि चाहिए। आय में कितनी वृद्धि? 20%। 100 का 20% कितना होगा? आप कहोगे साहब केवल 20 होगा। 100 का 20% केवल कितना होगा? 20 होगा। 20% वृद्धि होती है, किसमें होती है? आय में। जिसमें बोले उसमें करते जाइए। हो जाने पर वो अपने खर्च में 10% की वृद्धि करता है। खर्च में कितनी वृद्धि करता है? 10%। खर्च मतलब 75 का 10% होगा 7.5। 75 का 10% होगा कितना? 7.5। ये बात समझ गए आप कहोगे साहब यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह अपने खर्च में, खर्च मतलब 75 में 10% की वृद्धि करता है। 75 का 10% हो गया 7.5, वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? ये बताओ, ये 20 है, ये 7.5 है, ये कितना बचा? जब ये 7.5 है तो ये कितना बचा? आप कहोगे साहब जब ये 7.5 है तो ये 12.5 बचा होगा। 12.5 7.5 ही तो मिलकर 20 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ रहे हैं? देखो दिमाग को थोड़ा खुला रखो। ये बताइए, जब ये 20 है, 20 में से अगर खर्च 7.5 है तो बचत कितनी कर रहा होगा? आप कहोगे साहब 12.5 और 7.5 जुड़ के कितना हो गया? 20 हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है तो कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? किसमें? बचत में। बचत में कितनी वृद्धि हुई? आप कहोगे साहब 12.5 की वृद्धि हुई। किस पर हुई? आप कहोगे 25 पर हुई। इंटू कितना? 100। 12.5 और 25 आप जानते हो कि दुगुना होता है, या आप ऐसे कर दो 25 से कितने बार? 4 बार। 12.5 का 4 गुना होता है आपका 50%। कितना होता है? 50%। 50% है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी आपको। बहुत ही इजी पैटर्न है, आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इजी है। और एक बात का याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। राहुल अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसकी मासिक व्यय 6,000 रुपए है तो उसकी मासिक बचत क्या है? जब ये बताओ 20 बचा रहा है तो व्यय 6,000 दे रखा है रुपए में, व्यय 6,000 दे रखा है रुपए में, 20 बचा रहा है और व्यय दे रखा है रुपए में, तो इसका मतलब परसेंटेज में व्यय उसका कितना होगा? 80%। डायरेक्ट हम 6,000/80 लिख सकते हैं, गुणा कर सकते हैं हम 100 का, लेकिन हम पूरा लिख के बताएंगे जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। आय बराबर खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत, ठीक है। वेतन का 20% बचाता है
तो आप बताओ खर्च कितना करता होगा, आप कहोगे साहब 80, 80 और 20 कितना हो गया 100, खत्म। ये बात समझ गए। ये बात हम डायरेक्ट मन में भी कर सकते थे, जब 20 बचा रहा है तो खर्च 80% कर रहा होगा। अब जो 80 जो दे रखा है इसकी वैल्यू दे रखी है, तो 6000 जो वैल्यू दे रखी है मेरे प्रिय विद्यार्थियों वो 80 की दे रखी है। आप कहोगे यस, क्योंकि मासिक व्यय रुपए में कितना है 6000, परसेंटेज में कितना है 80, रुपए में कितना 6000, परसेंटेज में कितना 80। ये बात क्लियर हो गई। आप कहोगे यस सर। तो उसकी मासिक बचत मतलब मासिक बचत पूछना चाह रहा, तो उसकी मासिक बचत, आय नहीं पूछा भाई, बचत पूछा है। बचत पूछा है तो 20 का मल्टीप्लाई। आय पूछता, अगर आय पूछे तो 100 का मल्टीप्लाई, बचत पूछे तो 20 का मल्टीप्लाई। तो उसने पूछा उसकी मासिक बचत कितनी है, तो 20 से 4 और 4 से 15 मतलब 1500 रुपए। देखो 20 से 4 बार और 4 से काटोगे तो 1500 बार। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। इसमें पूछा है बचत, तो जब बचत पूछे तो बचत का मल्टीप्लाई, और अगर यहां आय पूछता तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाता। ये बात क्लियर है कि आप सभी को। चलिए चलिए आप बनाइएगा क्वेश्चन। चलिए देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है। एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है, अनंतर उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। कुछ भी नहीं है, बस सिस्टम सेम, सिस्टम चेंज नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। आय खर्च, मैंने इसलिए इतना इजी बना दिया इसको मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि एक ही सिस्टम से सवाल हो जाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% राशि क्या करता है, खर्च करता है। आय का कोई जो भी काम होगा वो आय का होगा, आय का ही खर्च होगा, आय का ही बचत होगा। तो आप ये आय मत सोच लेना 75%, 75 आय का मतलब जो उसकी इनकम है उसका 75% राशि क्या करता है, खर्च करता है। ये बात देखो, 75% राशि क्या करता है, खर्च करता है। आप कहोगे साहब ठीक है, 75 खर्च करता है तो बचाता कितना, आप कहोगे साहब 25 बचाता है। 75 25 आपको कितना होता है, 100 हो जाता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, आप कहोगे साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी आय 20% बढ़ जाती है। अब 20% जो बढ़ रही है उसकी इनकम बढ़ रही है, तो 20% बढ़ जाती है तो सीधे का सीधा 20 लिखिए। ठीक है, और वह खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है। किसमें, खर्च में। खर्च ये है, खर्च का 15%। अब यहां थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको, खर्च का 15% निकालना है तो यहां थोड़ा सा जो बात आपकी जाएगी वो किसमें जाएगी, पॉइंटों में जाएगी। इसका 10%, 15% निकालना है। 10% कितना हो गया, आप कहोगे सब 7.5 हो गया। 10% कितना हो गया, 7.5 हो गया। 7.5 का आधा मतलब 5%, 7.5 का आधा कितना हो जाएगा, आप कहोगे साहब 7.5 का आधा हो जाएगा 3.75, 3.75। 12 की तो हासिल 1, 11.25, मतलब 75 का जब आप 15% निकालोगे तो 11.25 आएगा। अब आप निकालोगे कैसे, 75 का 10% 7.5, 7.5 का आधा कर दो तो 5% हो जाएगा। 7.5 का हमने ये आधा लगा दिया, जिसको हम बोल सकते हैं 3.25। क्या बोल सकते हैं, 3.25। 7 का आधा 3.5 और 50 पैसे का आधा 25 पैसे। तो हम इसको हमने जोड़ा तो 11 कितना आ गया, आप कहोगे साहब 11.25 आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 20 में से हम 11 घटाएं, 20 में से हम सीधे सीधे बढ़ा के घटाओ, 12 घटाओ, 12 घटाओगे तो कितना बचा, 8। कितना बचा, आप कहोगे साहब 8 बचा, लेकिन हमने 12 घटाया है और 12 तक होने में कितना था, 0.75 की कमी थी। इस तरह से घटाना है, पॉइंटों से ऊपर वाली संख्या घटाओ। 20 में से 11.25 की जगह आप घटा दो 12, 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8, लेकिन 0.75 ये जब जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 0.25, और ये बन जाएगा 1, 11 और 8 बन जाएगा आपका 19 और 1 20। ठीक है, ये यहां तक आ गया। कैलकुलेशन मतलब बिना आप कॉपी पेन के भी कर सकते हो। अब आगे उसने बोला है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, किसमें, बचत में। तो हमने कहा बचत में 8.75, किस पर, आप कहोगे साहब 25 पर। वृद्धि की मतलब कितना, 100। ये बात क्लियर हो गई। बस आपको क्या करना है, इस पॉइंट से 2 जीरो हटा दो, इस वाले पॉइंट से 2 जीरो हटा दो, क्योंकि पॉइंट का नीचे 100 लगेगा, 100 से 100 कट जाएगा। 25 से कैलकुलेशन कर दो,
25 से कितने बार हो गया, 25 से 3 बार, 25 या 75, बचा 12, 25 पंजे 125, आपका कैलकुलेशन होके आ जाएगा 35%। कितना, 35%। ऑप्शन सी राइट आंसर। देखिए 25 से 3 बार 75, बचा 12, 12 मतलब 125, 25 पंजे 125, राइट आंसर हो गया आपका 35%। एक बार दोबारा देख लें, उसने कहा 75 खर्च करता है, 25 बचाता है, 20% उसकी आय बढ़ती है, इसका 15%, 10% होता है 7.5, 5% होता है 7.5 का आधा 3.75, टोटल 11.25, 11.25 बढ़ता है, तो 20 में से 11.25 गया तो 8.75, 8.75 25 का कितना प्रतिशत है, आप कहोगे सब 35% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मजे आ रहे हैं भाई, पढ़ते रहो यार। पढ़ते रहो, है ना। आपका 24 नवंबर को एसएससी जीडी का भी आ जाएगा नोटिफिकेशन, और आपका एग्जाम उसका रहेगा, वो रहेगा आपका फरवरी या मार्च में। तो इसलिए कह रहा हूं पढ़ते रहो, हथियार मत डालो। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, एक दिन में कोई भी जंग नहीं जीती जाती भैया। बिना योजना के, बिना प्लान के आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये बात हमेशा याद रखिएगा। कहते ना, काबिलियत यूं ही नहीं मिलती किसी में खाने में, काबिलियत यूं ही नहीं मिलती किसी में खाने में, दिन रात गुजारनी पड़ती है जमाने में। मेहनत करो तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो कंपटीशन में एक से एक विद्यार्थी बैठा हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15%, तो उसके व्यय प्रतिशत वृद्धि क्या है। सेम, चलिए देखिएगा, आय बराबर खर्च प्लस बचत। उसका व्यय जो है 5 का रेशियो में है, मतलब व्यय मतलब खर्च, और जो बचत है वो 1 के रेशियो में है। सुविधा के अनुसार 2 जीरो लगा देंगे, और 500 और 100 कितना हो जाएगा, आप कहोगे साहब 600 हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये उम्मीद करता हूं। अब हम 5 का कोई परसेंटेज निकालेंगे, 6 का निकालेंगे तो प्रॉब्लम आएगी मेरे भाई, है ना। तो जीरो दे दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि जब आप काटोगे 500 और 100 को, जब आप रेशियो बनाओगे, देखो जब 500 और 100 का जब आप रेशियो बनाओगे तो आपको 5:1 ही मिलने वाला है। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए। वेतन मतलब उसका आय, वेतन मतलब उसकी आय, ठीक है। 25% बढ़ा दिया जाए और बचत को 15%, 25% बढ़ा दिया जाए, तो हमने 25 का 25 लिखा, और बचत 15%, बचत 100 का तो आप जानते हो 100 का 15% तो सीधा सीधा 15 ही होगा। अगर 100 बेस है तो उसका 15% तो सीधा 15 ही होगा, ये बात आप जानते हो। ठीक है, 25 15 तो कितना बचा, आप कहो 25 में से 15 गए तो ये बचा 10, 10 और 15 25, ये बात क्लियर हो गई। ये हमने निकाल दिया, इनमें से घटा। अब उसने क्या कहा है, उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि। व्यय 500 पर कितना बढ़ा है, आप कहोगे साहब 10 बढ़ा है। 10 बढ़ा है, कितने पर बढ़ा है, आप कहोगे साहब 500 पर बढ़ा है। इंटू कितना, 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 2, कुछ गड़बड़ हो गई, 1 मिनट। बचत, उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि कितनी है, ओह 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हमने, हमारा 100 बेस नहीं है यहाँ, हमारा 100 बेस नहीं है यहाँ, है ना, ये गड़बड़ हो गई यहाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने जो डायरेक्ट हमने 25% बढ़ा दिया, वो 100 के बेस पे बढ़ता है। यहाँ 600 है, यहाँ क्या है 600 है, 600 का 25% बढ़ाएंगे तो 150 बढ़ेगा प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। कितना बढ़ेगा, 150 बढ़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ बेस 100 होता, हमने 100 के हिसाब से बढ़ा दिया, क्योंकि अभी सभी सवालों में 100 का बेस चल रहा था, तो वही माइंड में रहा, तो 100 का बेस डायरेक्ट 25 बढ़ जाता है, क्योंकि 100 का 25% 25 होता है। लेकिन अब हमें 600 का 25% निकालना है, 600 का 25% निकालना है, तो आप कहोगे 2 जीरो 2 जीरो, और 25 और 6 का गुणा 150। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, ठीक है, यहां तक चले गए। अब उसने क्या कहा, और बचत 15%, तो 100 का 15% तो सीधे सीधे 15 होगा, इस पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसका बेस तो 100 है, 100 पर जितना बढ़ेगा उतना ही बढ़ेगा।
150 में से मतलब 150 में से 15 गया तो आपका बचा 135। कितना बचा? 135। ये बात क्लियर हो गई आपको? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान रखिएगा, जब बेस अगर 100 है तो सेम लिख दीजिएगा, जब बेस 100 नहीं है तो फिर आपको उतना परसेंट, देखो यहाँ 100 था तो हमने सेम 15 लिख दिया, लेकिन यहाँ 100 नहीं था इसलिए हमने 600 का 25% निकाला। कितना निकला? 150 निकलेगा। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब उसने क्या कहा है आगे, उसके व्यय प्रतिशत वृद्धि। व्यय मतलब 135, व्यय मतलब 135, 135 किस पर बढ़ा? आप कहोगे साहब 500 पर। गुणा कितना? गुणा कितना? आप कहोगे साहब 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 5 दूनी 10, बचा 3, 5 सत्ते 35, कितना आ गया? आप कहोगे साहब 27% आ गया। 27% है, ठीक है। राइट आंसर डी। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती और बचत में 10% की कमी होती तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या होगी? राघव अपनी आय का, तो आय बराबर, आपको ज्यादा सवाल इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि 1-2 सवाल से आपका काम नहीं चलने वाला। परसेंटेज में देखा आपने, अभी जैसे 600 बेस बना, अभी और सवाल भी इसमें आएंगे, कुछ उसमें भाषा घुमा के देगा, तो इसलिए आपके सारे डाटा क्लियर हो सकें। ठीक है, तो आय बराबर खर्च प्लस बचत, आय बराबर खर्च प्लस बचत। उसने कहा राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, 80% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा? आप कहोगे साहब 20, यहां बेस कितना हो जाएगा? 100। 100 हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसकी आय में 12% की वृद्धि हो गई, आय में 12% की वृद्धि हो गई, सीधे का सीधा 12 आ गया। ठीक है, और बचत में 10% की कमी होती है। बचत में तो 20 का जो 10% होता है आप कहोगे साहब 2, लेकिन 2 की क्या है? कमी हो रही है, तो माइनस का 2 लिखना है। मतलब सवाल आपके चल रहे हैं, लेकिन इस सवाल में ये चीज यूनिक है कि 2 की कमी हो रही है। अभी तक समय वृद्धि हो रही थी, लेकिन जब कमी हो तो आपको माइनस का 2 लिखना है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, वृद्धि हो तो कुछ नहीं लिखना है, तो आपका 2 रहेगा। जब कमी हो तो आपको क्या लिखना है? माइनस का 2 लिखना है। ठीक है, ये सवाल इंपोर्टेंट है। अभी तक जो सवाल कराए थे उनमें ये पैटर्न अलग है, मतलब सिर्फ इसकी वजह से, बाकी पैटर्न सेम है लेकिन चेंजिंग है जो यहां है। ठीक है, तो जो कर रहे हैं तो उसको अपना आईएमपी में कर लेना, जिससे कि आपको मालूम पड़ जाए कि कुछ ऐसा क्या यूनिक है जिसको हमने इंपोर्टेंट दिया है। ठीक है, बाकी वैसा कुछ नहीं है, सवाल बहुत इजी है। 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की क्या होती है? कमी होती है, तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या है? खर्च में। अब ये कैसे निकलेगा? 12 में से 2 घटाएंगे तो आप यहाँ 10 मत लिख देना, आप लिखना है यहाँ 14। 14 में से 2 घटाएंगे तो 12 बचना चाहिए, बस ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? 14 में से 2 घटाएंगे तो 12 बचना चाहिए। आप कहोगे सर ये कैसे? क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? जुड़ते हैं। आप इनको जोड़ोगे तो 14 में प्लस करोगे, 14 में प्लस करोगे, प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो 14 में से 2 जाएंगे तभी ना 12 बनेगा। ये बात समझ रहे हैं आप? तो कहने का मतलब है 14 में से 2 घटाओगे तो 12 बनेगा। यहाँ 14 लिखना है, यहाँ 10 मत लिख देना, नहीं तो फिर पिक्चर क्या होगी? उलझ जाएगी। इसलिए माइनस का साइन लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, कहते ना नजर हटी दुर्घटना घटी, है ना, वो वाला स्थिति है। तो अब उस बस सवाल खत्म हो चुका है। यही जो भी था वो ये वाला पॉइंट था, और ये वाला कि मतलब 2 है तो यहाँ क्या आएगा? 14 में 2 गए तो 12 आएगा। ठीक है, अब उसने क्या आया कि उसके खर्च में वृद्धि, खर्च कितना हो रहा है? आप कहोगे साहब 14 हो रहा है, कितने पर? 80 पर, गुणा कितना? 100, खत्म। 14 की वृद्धि हो रही किस पर? 80 पर। खर्च में वृद्धि पूछ रहा है तो 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 2 से 2 बार, 2 से 7 बार, 7 और 5 35, 35 का आधा 17.5, 35 का आधा 17.5% राइट आंसर। ठीक है, 17.5% राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार और देख लीजिए, आय आपकी खर्च 80% है तो बचत 20 रही होगी, आय 100 रही होगी। आय आपकी 12% बढ़ी, बचत आपकी 10% घटी, 10% कमी होती है तो माइनस का, कमी हो तो माइनस का साइन दीजिएगा, और माइनस का 2 है तो 14 में से 2 जाएंगे तब ना 12 बचेगा। ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, देखिएगा
मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में 15% की वृद्धि होती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी दशमलव के स्थान तक। जब कैलकुलेशन, ये इसलिए सवाल दिया दशमलव के कैलकुलेशन आ जाए तो कैसे करना है। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है। आय बराबर ठीक है 72% खर्च करती है, तो बताओ बचाता कितना? आप कहोगे 28। 72 और 28 कितना हो गया? आप कहोगे साहब 100। ठीक है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती, 100 बेस है तो 20 का 20 सेम रहेगा, 100 बेस पे सेम रहता है। 20% की वृद्धि होती आय में, और उसकी बचत में 15% की वृद्धि होती, बचत में 15% की वृद्धि, तो 28 का 10% 2.8, 28 का 10% 2.8, 2.8 का आधा 1.4, ये हो गया मेरे प्रिय विद्यार्थियों 10%, और ये हो गया 5%। जोड़ दो 8 4 12 की, तो वहां से ले 4.2। 28 का 10% 2.8, 2.8 का आधा 2 1 2 2 चौका 8 1.4, 1 होगा 10 और 5 5%, दोनों को जोड़ दो 4.2 आ गया। ये बात क्लियर आपको? आप कहोगे साहब बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 20 में से 4.2 है, तो मैंने क्या बोला? बढ़ा के घटा दो। अगर 4 है, 4 से ऊपर है तो 5 घटा दो, तो 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? सीधा सीधा 15। 0.2 है तो कितना बचा होगा? आप कहोगे 0.8 बचा होगा, बस। ठीक है, आप इसको जोड़ोगे तो आपका कितना मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा। अब इसने क्या कहा है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? खर्च में आप यहां देख रहे हैं कि 15.8 की वृद्धि है। किस पर वृद्धि है? आप कहोगे साहब 72 पे, गुणा कितना? 100। ठीक है, ओके। अब देखिएगा, अब हमारे कैलकुलेशन करने का तरीका, एक तो कैलकुलेशन आप कर लो, और एक ऐसे समझ सकते हो 72 का 10%, 72 का 10% निकालेंगे तो 7.2, ये बात समझ गए। इसका दुगना करेंगे तो 7 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14.4, 14.4 हो जाएगा आपका 20%। और आपकी जो संख्या है वो थोड़ी सी ऊपर है, 14.4 से ऊपर है। कितनी ऊपर है? आप बोलोगे साहब 14.4 से कम 1 से तो ऊपर है ही, 2 तो ऊपर नहीं है लेकिन 1 से ऊपर है। ठीक है, 1 से ऊपर है, तो ये क्लियर हो गया कि 20% से ऊपर आंसर आ रहा है। तो 20% से ये तो बहुत ही ज्यादा कम है, तो ये तो होगा नहीं। अब ऑप्शन 1 2 3 बचा। कितना बचा? 1 2 3 बचा। जब बिल्कुल, ये तो चलो बहुत एक्यूरेट ऑप्शन दे दिए हैं, लेकिन जब बिल्कुल एक्यूरेट ऑप्शन ना ले तो ये अप्रोच आप लगा सकते हो, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है तो हमें इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगर बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होते, ये 20 21 के आसपास होता, 23 के आसपास ऐसा होता, तो हम कोई भी ऑप्शन लगा देते। अब यहां से हम पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो हटा देंगे। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन के लिए आप सीधे सीधे काम करो, गुणा कर दो 1580, 1580 में सीधे सीधे भाग दे दो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसका? 72 का। 72 दूनी 144 होता है। आप कहोगे साहब यस। 8 में 4 गए तो आपका बचा 4, 5 में 4 गए तो आपका बचा 1। ठीक है, अब उतारो 0। 72 से एक ही बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। तो देखो ये 20.2 है, ये 20.8 है, ये 21 में कुछ जा रहा है, तो हमें आगे जो भी बचेगा, आगे जो भी बचेगा जरूरत नहीं है, ना ये होगा ना ये होगा। अब हमें एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, हमें क्लियर हो गया कि हमारा ऑप्शन कौन सा है। तो पेपर में केवल समय बचाइएगा आप, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 21.9%। पूरा करने की जरूरत ही नहीं है यार। ये बताओ, जब 21 आ गया ना, इसमें 21 है ना इसमें 21 है ना, ये तो ऑलरेडी कम है, तो फिर हम आगे करें क्यों? ये बात समझ रहे हैं आप? भाई समय बचाना है। एग्जाम का मतलब ये रहता है, पढ़ते तो सब हैं लेकिन कम समय में कौन कर दे, वही तो इंपॉर्टेंट है। सवाल तो हर विद्यार्थी करता है, हर विद्यार्थी एग्जाम में जब बैठता है, हर विद्यार्थी अपना 100% देता है, लेकिन स्पीड स्मार्ट वर्क कौन कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए करिएगा सवाल। अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। यदि उसकी मासिक आय में 20% वृद्धि होती है और उसकी मासिक बचत में इतने % की वृद्धि होती है, तो उसके मासिक व्यय में कितने % की वृद्धि होती है? देख लें,
अच्छा सवाल है, देख लें। सवाल में कुछ विशेष नहीं है, वही सेम पैटर्न, आय बराबर खर्च प्लस बचत, आय बराबर खर्च प्लस बचत। अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है, बचत कितनी होगी, 68 कर दिया तो 32, ठीक है, ठीक है। तो 68 और 32 कितना हो गया, बेस हो गया 100। मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है, तो इसका 20% 20, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसकी मासिक बचत में परसेंटेज उसने नॉर्मल ना देते हुए इस प्रकार का परसेंटेज दे दिया, तो इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। 8 और 9 का गुणा 72, 72 3 75, 75/8 परसेंट का 100, 25 या 75, 25 चौक 100, तो आपको मिल रहा है 3/32, आपको मिल रहा है 3/32। तो वो कह रहा है 100 का 20%, जैसे हमने कैसे निकाला होगा, 100 का 20% ऐसे ही तो निकाला होगा, 100 का 20%, आप कहोगे यस, तभी तो 20 आया होगा। ऐसे ही हम निकालेंगे 32 का, कितना, 3/32। अब 3/32 ही क्यों लिखें, परसेंट क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। तो 32 का 3/32 कितना बनता है, 3, तो ये आ जाएगा यहाँ 3। ये बात समझ गए होंगे आप, उम्मीद करता हूँ। देखो 100 का 20%, 20 तो परसेंटेज में था, लेकिन 3/32 जो है वो किस में है, फ्रैक्शन वैल्यू में। तो 32 का 3/32 कितना बन गया, 3 बन गया। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, अब 20 में से 3 गया तो ये कितना बचा, आप कहोगे साहब 17 बचा, खत्म, ठीक है साहब। अब उसने बोला है तो उसकी मासिक व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, मासिक व्यय ये 17, मासिक व्यय 17, 68 का 4% है, मतलब आपका 25%, आपका 25% आंसर आ गया। 17 से 4 बार 4 का 25, कैलकुलेशन करोगे आपका 17 से 4 बार जाएगा, 4 से 25 बार जाएगा, आपका राइट आंसर है 25%। उम्मीद करता हूं सवाल बिल्कुल एक रिदम में आपके सवाल चल रहे हैं, बैक टू बैक आपको मैं सवाल करा रहा हूं, एक के बाद एक जैसा, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बस इसमें जो कैलकुलेशन वाला था तो देख के घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए, आय व्यय वाले कभी भी क्वेश्चन आएंगे तो टेंशन नहीं लेना, मैंने रेशियो वाले भी बताए हैं, फ्रैक्शन वैल्यू भी बनाना बताया, किसी प्रकार का आ जाए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 75%, उसकी आय में 28% की वृद्धि के साथ उसके व्यय में इतने % की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आप बना सकते हैं, ठीक है, या करा दें, चलो करा देते हैं। खर्च प्लस बचत, ठीक है। मासिक अपनी आय का 75% क्या करता है, व्यय, व्यय मतलब 75, तो कितना 25। अब तो काफी सवाल कर लिए हैं यार, अब तो रट गया होगा, है ना, रट गया कि नहीं रट गया, बिल्कुल। उसकी आय में 28% की वृद्धि हो जाती है, लो साहब 28% वृद्धि, खत्म यहां तक। उसके व्यय में 20% की वृद्धि, व्यय मतलब खर्च, खर्च का 20%, 10%, 7.5, 7.5 का दुगना 15। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई तो दोबारा देखो। 75 का 10% 7.5, 10% 7.5, फिर 10% 7.5, 7.5 और 7.5 कितना हो गया, आप कहोगे साहब 15 हो गया। उसकी बचत 28 में से 15 गया तो कितना बचा, 13, 28 में 15 गया तो कितना बचा, 13, 5 3 8, 1 और 1 2, ठीक है। तो उसने क्या, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, तो जाहिर सी बात है जब वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही तो वृद्धि होगी, कमी का तो मतलब उठता नहीं है, ठीक है, ठीक है। कमी तो माइनस का साइन होता तब कमी होती, ये बात क्लियर हो गई। तो ऑप्शन भी देख के आपको लगाने हैं। तो 13 की वृद्धि हुई किस पर, 25 पर, मल्टीप्लाई कितना 100, कितने बार, 4 बार, 13 चौक 52% की क्या, वृद्धि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, इसका कैलकुलेटिव सवाल है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। रेनू अपनी आय का 68% खर्च करती है, सेम पैटर्न वाले सवाल हैं, क्योंकि आज का मैंने सेशन पहले बता दिया किस पे चलने वाला है, आय व्यय पर आधारित। आय बराबर खर्च प्लस बचत,
खर्च प्लस बचत, ठीक है। अपनी आय का 68% खर्च करती है, बचत कितनी 32, ठीक है। आय यहां कितनी 100, यहां आय है, इसको हटा देना, यहां आयु हो गया है। आय में 40% की वृद्धि होती है, 40% आय में वृद्धि होगी, 100 का बेस है तो सीधे का सीधा 40, तो वह व्यय में 30% की वृद्धि करती है। व्यय मतलब खर्च में कितने की वृद्धि 30% की वृद्धि, 6.8 का 30% है ना, 6.8 का 30%। तो आप एक काम करो, 6.8 आ गया, इसको सीधा सीधा 7 मान लो, कितना मान लो 7, 7 का 3 गुना, आप कहोगे साहब 21, 7 का 3 गुना 21, हमने हर बार में 0.2 माना, 0.2 ज्यादा माना, तो कितना हो गया 0.6, 21 में से 0.6 घटाओगे तो 20.4, इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। और किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो ऐसा करो यार, 68 का 30%, ये लो 0 से 0 गुणा करो, 24 की 4 हासिल 2, 18 और 2 20, 10 का दे दो भाग, ये आ गया 20.4, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, आप कहोगे साहब कोई प्रॉब्लम नहीं। 20 की जगह 21 घटाओ, 20.4 की जगह 21 घटाओ, 40 में से 21 गए तो आपका कितना बचा, आप कहोगे साहब 40 में से 21 गए तो 19 बचा, कितना बचा 19 बचा, 0.4 हटाएंगे तो 0.6 बचेगा, ठीक है। अब इसको जोड़ोगे तो आपको 40 ही मिलने वाला है, 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, 20 और 39 और 1 40, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपको। चलिए कैलकुलेशन देखो आपकी फास्ट होनी चाहिए, पूरा खेल कैलकुलेशन का है ना, सवाल तो हर कोई बनाएगा। अब उसने बोला है कि उसके बचत में वृद्धि, उसके बचत में तो 19.6 बट्टे 32, यहां से ये 0 जाएगा तो आपका ये आ जाएगा, कैलकुलेशन कर सकते हो, चलो करके बता देते हैं। 4 से 8 बार, 4 से 4 चौक 16, बचा 3, 4 से 9 बार 36, ठीक है। आप सीधे एक काम करो, 4 काट लो या 490 कर दो और 490 में भाग दे दो, किसका 8 का, 8 से कितने बार जाएगा 6 बार, 48, कितना आ गया 1, 8 1 8, 61 आ रहा है, 61 आ रहा है, किसी को देखने की जरूरत नहीं है, खत्म, ज्यादा आगे बढ़ना ही नहीं भाई, क्यों बढ़े, है ना। हमें तो ऑप्शन से मतलब, भाई हमें ऑप्शन दिख गया, पूरा भाग देने की जरूरत क्या है, ठीक है। अपने को तो सिर्फ ये देखना है कि हाँ 61 में कोई और भी डिजिट होती, 61 में कोई और ऑप्शन होता तो हम आगे देखते, जब नहीं है तो क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करें यार, है ना। चलिए इस सवाल में करेक्शन कर लेना भाई, 11 सही 1/2 नहीं होगा, 11 सही 1/9 होगा, 11 सही 1/9 होगा, ठीक है। हाँ, साहिल अपनी आय का 87.5% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 11 सही 1/9% की वृद्धि हो जाती है और उसके व्यय में 14.28% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है। सवाल में कुछ भी नहीं है, लेकिन यूनिक सवाल है, इसको आप सवाल को इंपोर्टेंट डाल दीजिएगा। इंपोर्टेंट क्यों, अभी मालूम पड़ जाएगा आपको, ठीक है। यह सवाल आपका सिर्फ वही विद्यार्थी बना सकता है जो इससे पहले सवाल उसने देखे हैं या जो वास्तव में चैप्टर से अच्छे से परिचित है, ठीक है। नहीं तो प्रॉब्लम आएगी, कर तो लेगा लेकिन कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी। जिस हिसाब से मैं बताऊंगा बड़ा इजी पैटर्न है, ठीक है। और एक और पॉइंट है, इस सवाल को मोस्ट इंपोर्टेंट डाल देना, इंपोर्टेंट की जगह वर्तमान पूछ रहा है तो उसकी बचत प्रतिशत, बचत वृद्धि क्या है ये नहीं, उसका बचत प्रतिशत क्या है, वृद्धि नहीं, बचत प्रतिशत क्या है, और वो भी कौन सा, वर्तमान। तो जो हम 100 का 20% बढ़ा, तो डायरेक्ट जो 20 लिख रहे थे वो 20 नहीं लिखेंगे, जैसे हम बोल रहे ना 100 का कितना बढ़ा, हमने कहा 100 का बढ़ा 20%, 20% वृद्धि हुई तो हमने कितना लिख दिया डायरेक्ट 20, अब 20 नहीं लिखेंगे, 100 को हम 120 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वर्तमान में ले जाना चाह रहा है। मैं समझा दूंगा, एक बार ध्यान दीजिए, इसका हम बना देते हैं पहले क्वेश्चन। आय बराबर खर्च प्लस बचत, ठीक है। 87.5 फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 12.5 का मल्टीपल होता है और 87.5 होता है 7/8, 12.5 का होता है वैल्यू 1/8, 12.5 की वैल्यू होती है 1/8, और 1/8 का मतलब 12.5 का 7 टाइम आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 87.5 मिल जाएगा। तो 87.5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो है 7/8, और 7/8 का जिक्र किसका कर रहा है, आय का, तो नीचे वाला क्या होगा, आय होगा, ये बात क्लियर। और बात किसकी कर रहा है, खर्च की, तो ऊपर वाला क्या होगा, खर्च होगा।
इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप कहोगे साहब आपने ऐसा क्यों लिखा, 87.5 क्यों नहीं लिखा, आप कहोगे साहब 87.5 क्यों नहीं लिखा, भैया 87.5 लिखूंगा, वही तो मैंने कहा कि सवाल को इजी बनाना है ना। तो जब हमने 5:1 वाला 3:2 वाले हमने रेशियो से कराए थे तो उनमें हमने क्या माना था, 0। तो हम इस सवाल को जब फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो हम अपनी सुविधा के अनुसार 0 मान सकते हैं। इस बात को नोट करके कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप ये मत सोचो कि 87.5 के बाद 1250, यस कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, है ना। आप ऐसा मत सोचिए कि ऐसा क्यों नहीं लिखा, लेकिन उस बात को हम फ्रैक्शन में बदल के भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमने फ्रैक्शन वाले सवालों में भी तो 0 बताया आपको, ठीक है। 7/8, इसका मतलब आय कितनी है 8 और खर्च कितना है 7, तो बचत कितनी है, आप कहोगे साहब 1, ये आ गया आपका रेशियो। जैसे हमें खर्च और बचत का रेशियो दे रहा था 7:1, ऐसे ही ये हमने फ्रैक्शन वैल्यू से बना लिया है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब उसकी आय में 11 सही 1/9 और 11 सही 1/9 का फ्रैक्शन बनता है 1/9। नहीं आ रहा समझ में तो देखो, 11 9 99, 99 और 1 100, 100/9, इन परसेंटेज का 100 से 100 गया तो 1/9। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। आप बोलोगे साहब यस 1/9 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। नहीं आया करे तो मल्टीप्लाई कर लिया करो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है ना, ज्यादा टेंशन है लेना ही नहीं। 11 से 1/9% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 14.28 वैल्यू बनती है 1/7, 14.28 बनती है 1/7, ठीक है। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर कैसे बनती है कैसे है, तो आप परसेंटेज का प्लीज भाई पहला वीडियो देख लें, थोड़ा तो कष्ट करें यार। अब सोचो आप बिल्कुल फूलों में ही तुलोगे यार, बिल्कुल कष्ट नहीं दोगे अपने शरीर को या दिमाग को, तो फिर छोड़ो यार, फिर पढ़ाई आपके बस की बात है ही नहीं। देखो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचो कि मैं मेहनत भी नहीं करूँ और सिलेक्शन हो जाऊँ, तो एक काम करो पढ़ाई छोड़ दो, है ना, घर आराम करो और अपने बाप का अपने माँ का अपने जो भी है कमाई करके लाओ, इनकम लाओ, जिससे उनका घर का गुजारा चल सके। बाप के ऊपर बोझ मत बनो, क्योंकि जब आप दिमाग नहीं लगाओगे तो आपका कभी भी उद्धार होने वाला नहीं है। और रही बात कोचिंग की, तो कोई कोचिंग वाला आपका सिलेक्शन नहीं देता, सिलेक्शन आपकी खुद की मेहनत देती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन आपकी खुद की दम पर होता है ना। कोचिंग केवल मार्गदर्शन देती है, क्या देती है, मार्गदर्शन देती है। सिलेक्शन बंदे की खुद की मेहनत के ऊपर है, वो घर कितना पढ़ता है ना। ऐसा नहीं है कि बस कॉपी किताब खोल ली, बगल में इंस्टाग्राम चल रहा है तो वो पढ़ाई थोड़ी हो रही है, टाइम पास हो रहा है, ठीक है। तो उसने कहा है साहिल अपनी आय का ये हो गया, ठीक है, वृद्धि, उसके व्यय में इतना % की वृद्धि होती है। अब थोड़ा सा समझें, इसमें सवाल को समझने वाली बात क्या है। आय में 1/9 का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, आय में 1/9 का, ये बात आय में हम 8 का 1/9 निकालेंगे तो बड़ी तकलीफ में आ जाएंगे, 8 का 1/9 निकालेंगे तो बड़ी तकलीफ में आ जाएंगे, ये बात आप समझ गए होंगे। आप बोलोगे यस सर। उसके व्यय में 1/7, इसकी जगह हम व्यय मतलब खर्च में 1/7, 7 का 1/7 तो सही है, 7 का 1/7 तो सही है, लेकिन इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये तो सही है, लेकिन गड़बड़ कौन कर रहा है, आय कर रहा है। जब आय गड़बड़ करे तो इसमें हमें किसकी जरूरत है, अगर हमारे पास इसमें 9 होता, 8 गुणा 9 होता तो हमारा काम बन जाता, 9 से 9 कट जाता। आप बोलोगे यस। जब इस प्रकार का सवाल आए तो आप रेशियो में एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम किसी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। नोट करके लिख लो, हम अपनी सुविधा के अनुसार रेशियो में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नोट करके लिख लेना, ठीक है। तो हम इस समीकरण में पूरे में कितने का 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने का 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पूछना मत क्यों, क्योंकि 9 से कटना चाहिए आय, और 8 9 से नहीं कट रहा, 9 का गुणा करो, आप कहोगे 9 8 72, 9 7 63, 9 1 9, ये बात क्लियर, 63 और 9 72, ये बात आपको करें क्लियर हो गई। अब हमने गुणा करने से क्या हो गया, अब हमारी कैलकुलेशन उलझेगी नहीं, बिल्कुल। देखो कैसे, अब पढ़ो, अपनी आय का 1/9 वृद्धि करता है, लेकिन वर्तमान में ले जाना तो पूरा लिखना है। 1/9 वृद्धि करता है तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, आय कितनी है 72, 72 में 1/9, या तो आप ऐसे निकाल लो 9 8 72, 8 आ गया, 72 में 8 जोड़ के लिख दो, ये बात समझ रहे हैं आप, 72 में 8 जोड़ के लिख दो। या आप डायरेक्ट इसको करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, जब आपको पूरे का पूरा लिखना हो, 72 वृद्धि की बात हो रही है ना, तो 9 और 1 10 बट्टे 9, 8 और 10 का गुणा 80। या तो आप ऐसे कर लो, दोबारा सुन लो, या तो एक वृद्धि हो रही है तो 9 और 1 10 बट्टे 9, ठीक है, या तो 9 8 72, या तो आप ऐसे कर लो। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप जैसे मैं अभी वृद्धि बता रहा था तो इस तरह से कर लो, 72 का 1/9,
72 का 1/9 कितना बनता है? आप कहोगे साहब 8 बनता है। 72 में 8 जोड़ के कितना बन गया? 80 बन गया। कैसे भी समझ लो, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, अब 63, अब कितना आ गया? 63 आ गया। एक एक स्टेप लिख के बता रहा हूं क्योंकि कमजोर, मैं तो नॉर्मल कर दूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मेरे बच्चे सीखें। मुझे अपना टैलेंट नहीं दिखाना है भाई, मुझे अपना टैलेंट नहीं दिखाना है, ठीक है, मुझे आपको टैलेंटेड बनाना है ना। 63 का कितना? 1/7। 63 का कितना? 1/7। 7 से कितने बार? 9 बार। जब 9 बार आ गया तो 63 में 9 जोड़ो, 63 में 9 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 72। अब डायरेक्ट 72 कैसे ला सकते हैं वो भी देख लो। डायरेक्ट 72 हम ऐसे ला सकते थे कि 63 में 7 और 1 8/7, 7 नाम 63 और 9 8 72, डायरेक्ट आ जाता। आप कहोगे यस। वृद्धि हो तो डायरेक्ट वृद्धि लिखते हैं, वृद्धि नहीं लिखना है क्योंकि वर्तमान का जिक्र कर रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर 80 72 तो कितना बचा? 80 में से 72 गए तो आप कहोगे साहब 8 बचा। कितना बचा? 8 बचा। ठीक है, वृद्धि तो उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है? उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है? अब ध्यान दीजिएगा इस सवाल में। 80 में से 72 घटाए तो ये 8 बन गया, क्योंकि जब 80 है तो 72 और 8 80 होना चाहिए, 63 और 9 72 होना चाहिए, ऐसे ही 72 और 8 80 होना चाहिए। अब उसकी आय, ये जो आय थी वो, ये आय जो थी वो पुरानी थी, हमने जो बनाया। आप कहोगे सर आय तो ये थी, अरे ये मानो दोनों बना तो इससे ही है ना। ये आय पुरानी थी, चेंज करके जो भी उसने हमें फ्रैक्शन वैल्यू दी है, चेंज करके ये हमारी हो गई नई आय। कौन सी आय? नई आय। और नई आय हमारी कौन सी है? मतलब वर्तमान। तो वर्तमान की जब बात करें तो इसको हम वर्तमान लिख देते हैं। तो अभी मतलब 72 से 80 हो गई, तो ये क्या हो गई? वर्तमान। तो अब वर्तमान के अकॉर्डिंग ध्यान देना, वर्तमान के अकॉर्डिंग जो 9 यहां बचत थी वो 72 के अकॉर्डिंग थी, जो 9 बचत थी वो 72 के अकॉर्डिंग थी। अब 8 बचत है वो 80 के अकॉर्डिंग है। अब 8 बचत है वो 80 के अकॉर्डिंग है। बस खत्म। 8 बचत है वो 80 के अकॉर्डिंग है, इंटू 100, 8 10 10% राइट आंसर, क्योंकि 8 से 10 बार और 10 से 0 आपका 10% राइट आंसर। ठीक है, 10% राइट आंसर। ये बात समझ गए? आप कहोगे सर यहां क्यों नहीं किया? यहां बचत कितनी थी? आप कहोगे 9। यहां बचत कितनी थी? 9। किसके ऊपर थी? 72 के ऊपर, इंटू कितना? 100। 9 से कितने बार? 8 बार। और 8 से आप इसको काटोगे तो 12.5, 8 से इसको काटोगे तो 12.5। यहां उसकी बचत 12.5% थी, और जब उसकी आय बढ़ जाती है खर्च बढ़ जाता है। आय बढ़ रही है, खर्च बढ़ रहा है, तब तो देख रहे हैं आय जो उसकी बढ़ रही है वो कितनी बढ़ रही है? 1/9, और खर्च कितना बढ़ रहा है? 1/7। तो उसकी यहां बचत 12.5 थी, अब यहां उसकी बचत कितनी हो गई? 10% हो गई। आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि पहले के अकॉर्डिंग अब उसकी बचत में कितने % की कमी हो गई? आपका आंसर आएगा 2.5% की कमी हो गई। क्वेश्चन के ऊपर है, वो क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है सब इसी के अंदर से निकल जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई आज का आखिरी क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूं कि मेरी सारी वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी, लेकिन अभी वीडियो बच्चे इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि उनको कोई पेपर नहीं दिख रहा है। ये बात मैंने आपकी समझ ली। आपका ऐसा हाल नहीं है, हर हिंदुस्तान में हर विद्यार्थी का ऐसा ही हाल है। एक बात बताइए मुझे, जब भर्ती आने पर तो सब जाग जाते हैं, आप में उनमें स्पेशल क्या है? भर्तियां आने पर तो सब जाग जाते हैं, आप में और उनमें फिर स्पेशल क्या है ना? फिर तो गधा घोड़े एक जैसे हैं। अरे भैया गधा मत बनो, घोड़े बनो, और घोड़े बनने के लिए पहले से मेहनत होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप, है ना। और कोई ये सोचता है कि हमें 3 महीने 4 महीने के में सिलेक्शन मिल जाए, बिल्कुल गलत सोचता है। भैया तुम्हारे को 3-4 महीने में मिलेगा, और जो सालों से पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा फिर, है ना। तो इसलिए लगातार मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और फिर वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है, यह भी क्वेश्चन अलग है, तो उसके खर्च में हुई वृद्धि का प्रतिशत कितना है? आय बराबर खर्च प्लस बचत। अपनी आय का 25% बचाता है, खर्च कितना करता है? आप कहोगे साहब 75%। टोटल कितना? आप कहोगे साहब 100%। ठीक है,
आय में 20% की वृद्धि। अब देखो एंड में वृद्धि का जिक्र कर रहा है तो सीधा 100 का 20% वृद्धि 20। अब हमने 120 नहीं लिखा, इससे पिछले वाले सवाल में वर्तमान, जैसे आज मान लो कि चलिए मेरी सैलरी जो है 35,000 है, ठीक है। अब मेरी सैलरी 5,000 बढ़ गई तो वर्तमान सैलरी, ये तो पास्ट वाली सैलरी हो जाएगी ना 35,000, लेकिन अब 5,000 बढ़ जाए नेक्स्ट मंथ तो 40,000 कौन सी होगी, वर्तमान। तो वृद्धि तो 5,000 की हुई है, लेकिन वर्तमान सैलरी क्या है, 35,000 या 5,000, वर्तमान सैलरी 40,000 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी मान लो 35,000 है, लेकिन 5,000 की जब वृद्धि 5,000 की हुई, लेकिन वर्तमान सैलरी कितनी कहलाएगी, 40,000, ठीक है। तो हमें तो केवल यहाँ वृद्धि का लिखा है। अब आगे 20% की वृद्धि हो जाती और फिर वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है। पहले भी 25 बचाता था, अब भी 25 बचाता है, तो आप कहोगे साहब इसको 0 लिखना है, 25 नहीं लिख देना है, ये बात ध्यान रखना, 0 लिखना है, ठीक है। और ये आएगा आपका 20 का 20। आप कहोगे साहब ये क्यों 0 आया, 25 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था, 25 आना चाहिए। मेरे एक बात बता मेरे भाई, अगर मैंने इसको 25 लिख देता, इसको मैं 25 लिख देता, वृद्धि केवल 20 की हुई है, वृद्धि आय में 20 की वृद्धि हुई है, और ये 25 कैसे हो जाता, ये 25 कैसे हो जाता, ये बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो जब वृद्धि 20 की हुई है तो ये फिर ज्यादा कैसे हो जाएगा, बचत ज्यादा कैसे हो जाएगी आय के उससे रेशियो से, ये बात समझ रहे हैं आप। तो जब भी उसने कहा कि वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है, मतलब जब भी 25 रुपए बचाता था, इसका मतलब अब भी 25 रुपए बचाता है, तो उसको 0 देना है, बस इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। खर्च कितना हो गया, 20। अब आप कहोगे सर ये आपको समझ में नहीं आया, समझ में आने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूं, एग्जाम्पल समझ लें। आय खर्च प्लस के बचत। मैंने कहा आपकी आय 1,000 है ना, खर्च आपका 750 है, बचत आपकी 250 है। एग्जाम्पल लिया है इसी के अकॉर्डिंग। अब आपका ये 20% की वृद्धि हो गई, आप कहोगे साहब ठीक है 1,000 का 20% 200 बनता है, 1,250 हो गए। जब 20% इसकी वृद्धि हुई तो आपने देखा मैंने इसको 20% बढ़ाया है, क्यों, क्योंकि ये 250 का 250 ही रहा, ये 250 का 250 ही रहा, तो यहां हमने क्या चेंज करी, कुछ भी नहीं चेंज हुआ, तो 250 रहा। तो 1200 में से 250 आप घटाओगे तो आपको मिलेगा 950। कितना मिलेगा, 950। और 950 750 से 950 हो गया, तो कितना बढ़ गया, आप कहोगे साहब 200 बढ़ गया, 750 850 200 बढ़ गया। किस पर बढ़ गया 200, आप कहोगे साहब 750 बढ़ गया, गुणा कितना 100। तो 25 से कितने बार, 0 से 0 काट दिया, 25 से कितने बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा। अब ये आपका आ गया 2000/3। 25 से 3 बार, 0 से 0 कट गया, 2000/3। जब 2000/3 आएगा तब आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपका परसेंटेज में पहुंच जाएगा। ये बात समझ रहे हैं आप, परसेंटेज में पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ तकलीफ ये आएगी कि सर ये फिर इसका परसेंटेज क्यों नहीं सेम हुआ, क्योंकि हमने यहाँ 250 लिख दिया है। क्या लिख दिया हमने यहाँ, 250 लिख दिया है। बस इसी सवाल में हम 0 लिखना है, हमने यहाँ क्या लिख दिया 250 लिखना है, बस ये नहीं लिखना है। अगर ये लिख दिया तो आप देख रहे हो कि 2000/3 की कंडीशन बन रही है, तो सवाल क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगर हम इसी सवाल में हम ये ना लिखते हुए, इसी सवाल में हम ये ना लिखते हुए, समझना, यहां लिख दें 0, यहां लिख दें 0, पूर्व में रहा क्योंकि बचत जो थी वही बचत थी, तो यहां सीधे जो थी ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सब 1200 हो जाएगा। 750 से 1200 हो गया, 750 से 1200 हो गया, कितना बढ़ गया 700 500 मतलब 450 बढ़ गया। कितने पर बढ़ गया, ठीक है, इंटू कितना हो गया, आप कहोगे साहब 100। 0 से 0, 25 या 75, 25 चौक 100, 3 से काटेंगे तो कितने बार आएगा, 15 या 45, 15 चौक 60। कितना हो गया, 15 चौक 60। देखो 0 से 0, 25 या 75, 25 चौक 100 और 3 से 15 और 15 चौक कितना आ गया, 60 आ गया। अब ये कितना परसेंट बढ़ रहा है, आप कहोगे साहब 60% वृद्धि हो रही है। तो फिर ये बताओ, ये 20 है तो ये 20 क्या है, ये 20 है तो ये 20 क्या है, ये बात समझो बस। तो सर यहाँ तो 60% आ रहा है,
है ना, यहाँ 60% आ रहा है, और यहाँ आप जो आय में बात कर रहे हो पूर्व धनराशि के बराबर हुई, वो तो यहाँ 20 का 20 है, तो यहाँ जो 20 है वो सर कितना है, इसका तो ये 20% है। क्या ये 75 का 20% है? ये 20% नहीं है, ये 20 जो है हम ऐसे निकालेंगे, किस पर निकालेंगे, 75 पर निकालेंगे। आप जानते हो, आप कहोगे यस सर, 25 दिया कितना होता है 75, 25 चौक कितना होता है 100, 20 चौक कितना होता है 80, 80 बट्टे कितना होता है 3। ये बात समझ गए। तो आपको जब यहाँ देखने को मिला 60% आ रहा है, यहाँ हमने निकाला, यहाँ आपका 80 बट्टे 3 आ रहा है, तो फिर ये फंडा क्या है, फिर ये कैसे एक्यूरेट होगा, बस यही इसमें पॉइंट है, यही आपको समझना है। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान दें। ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक विद्यार्थी कैसे क्या क्या सोच सकता है, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको समझाता हूं। ये तो हो गया, आपको इस प्रकार से रख के देखोगे तो आपने देखा कि बना नहीं, तो फिर क्या करें, फिर ये 0 क्यों है, क्योंकि अब क्वेश्चन को पढ़ो, और फिर वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है। किसके बराबर? पूर्व के बराबर। कभी भी जब पूर्व के बराबर धनराशि बचाए, तो जैसे मान के चलिए 100 रुपये कमाता है, 75 खर्च करता है, 25 बचाता है। अब वो कितना कमा रहा है, अगर मैं इसका 20% कर दूं तो कितना कमा रहा है, आप कहोगे साहब 120 कमा, 120 उसकी आय है। ये बात क्लियर हो गई। 75 और 20 कितने हो गए, आप कहोगे साहब 95 हो गए। समझते जाना, 25 का 25, अब जोड़ के देख लो, 95 और 25 बन गया ना 120, आप कहोगे यस। तो इस क्वेश्चन को कभी भी परसेंटेज से मत देखने की कोशिश करना, क्योंकि ये जो 20 है ना, ये 20% 100 पर बढ़ा है, लेकिन हमारा ये 7.5 का जो हमारा जो 20% आ रहा है, ये जो 20% जो इंक्रीज हुआ है, ये 7.5 का जो इंक्रीज हो रहा है वो कितना बन रहा होगा, ये नहीं देखना है आपको। ये देखना है कि 100 का 20% 120 होता है, 25 का 25 मैंने यहाँ रख दिया, 25 का 25 मैंने यहाँ रख दिया, इसलिए यहाँ 0 लिखना है। 25 का 25 रख दिया तो 120 में 25 का तो कितना बन गया 95, पहले कितना था 75, तो ये कितना बढ़ेगा 20, इसलिए यहाँ 0 रखना है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अब क्लियर हो गई होगी। बस यही उलझ जाती है पिक्चर हर विद्यार्थी की कि 0 क्यों है। अब आपको समझ में आ गया ये 0 क्यों है, उम्मीद करता हूँ। तो आप परसेंटेज बेस से मन देखने जाइएगा, ये 0 क्यों है। यहाँ कितना रहेगा आपका 20 और यहां लगाइएगा 0, जब भी वह बोले कि वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है, तो उसके खर्च में हुई वृद्धि का प्रतिशत क्या है, कितनी हुई 20, कितनी हुई 20, किस पर, आप बोलोगे 75 पर। अभी आपको देखा 80/3 आ रहा, कैलकुलेशन करोगे तो 26 सही 2/3% आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा है, वृद्धि हुई, यहाँ आय में कितनी वृद्धि हुई, आप कहोगे सब 20%, लेकिन खर्च में कितनी वृद्धि हुई 26 सही 2/3%। क्यों? क्योंकि बचत को चेंज नहीं किया, बचत को चेंज नहीं किया। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, एक बार और देख लीजिए, कंफ्यूजन हो रहा हो तो। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है तो 75 खर्च करता है, 20% की वृद्धि हो जाती है, 100 से 20 हो गया। तो अब उसने कहा कि वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है, मतलब यहां 0 देना है। अब आप कहोगे 0 क्यों देना है, मैंने समझा दिया। 120, 25 का 25, 120 देख लो, एक बार अब देखो, 120, 25 का 25, तो 120 में 25 गए तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 95। 95 कब बनेगा, जब इस पर वृद्धि हुई होगी, कितने की 20 की। तो 20 75 का कितना परसेंट है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, ये आपके लिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इस सवाल को करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस सवाल को कराएंगे। जब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। सभी को राधे राधे, जय मां रैना वाली।